हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, आप लोग का टेस्ट हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म और टोटल क्वेश्चन का संख्या थी 90 क्वेश्चंस। तो उसी समय आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया था कि तुरंत इसका सोल्यूशन दे दीजिए, लेकिन खिचड़ावास तुरंत नहीं हो पाया था। तो मैं आज आप स्टार्ट करता हूँ इसका सोल्यूशन। पार्ट में होगा, तो आज ये पहला पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा। तो यह सोल्यूशन सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अभी भी यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यस, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, तब आगे देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यू एग्जाम के 2 दिन पहले तक, 4 दिन पहले तक एग्जाम के बेटा चैनल पे अच्छी तरह से बने रहिएगा। हाँ, और एक मैं पहले ही बता दूं आपको कि हो सकता है भूल गया हो, आप फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं। तो एक जो पुराने वीडियोज़ है बेटा, पिछले साल का जो वीडियो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमने डाला हुआ था। वहाँ पर एक चैप्टर आपका है स्किल एक्सपेरिमेंट करके आपका एक चैप्टर है जो नया सिलेबस आया था पिछले साल। तो स्किल एक्सपेरिमेंट में कुल 16 एक्सपेरिमेंट हैं आपके। उस 16 एक्सपेरिमेंट्स में बेटा कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके इस एक्सपेरिमेंट से आते हैं। तो आपको कहीं पर भी किसी भी चैनल पर कोई भी वीडियो वाला या कोई भी टीचर हमारे समझ से इतनी अच्छी तरह से पूरा डायग्राम बना करके आपको दिया नहीं होगा फिलहाल, जहाँ तक हमारी जानकारी है। लेकिन हो सकता है वो भी, मुझे बहुत आइडिया नहीं है। लेकिन हमको लगता है बेटा कि 16 एक्सपेरिमेंट, जो 16 एक्सपेरिमेंट है, 16 या 17 एक्सपेरिमेंट है कुल टोटल। तो 17 एक्सपेरिमेंट हमने बहुत ही अच्छा 2 पार्ट में दिया हुआ वीडियो। तो प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पे देख लीजिएगा बेटा। प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर स्किल एक्सपेरिमेंट करके एक प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, और वहाँ पे 2 वीडियो होंगे। वो दोनों वीडियो को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। बर्नियर से शुरू होगा, स्क्रू गेज से, बर्नियर कैलिपर से शुरू होगा बेटा। तो बर्नियर, स्क्रू गेज और लेकर के प्रिज्म वगैरह जितने भी हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट आपको रेजोनेंस ट्यूब वगैरह मिलेंगे, सब कुछ वहाँ पे है। तो बहुत ही अच्छा है बेटा वहाँ पे ना। तो पोटेंशियोमीटर, मोस्टॉपिक बॉक्स वगैरह, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जो है नहीं एक्सपेरिमेंट जो सिलेबस में है। तो इतना कंसाइज फॉर्म में, इतना डायग्राम के साथ में इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन फिलहाल तो मुझे उम्मीद है कि नहीं कहीं पर होगा, और यदि होता है तो मे भी। लेकिन यह है कि आप उसको देख जरूर लीजिएगा एक बार। यदि वहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है तो आप से नोट कर लीजिएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा। और क्वेश्चन उस पर आता है, न्यूमेरिकल आता है, वहाँ पर आपको पता ही नहीं चल पाता है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है। तो आप समझते हैं कि थ्योरेटिकल चैप्टर से नहीं, वह एक्सपेरिमेंटल स्किल से आया हुआ होता है। तो आप उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल स्किल वाले को दोनों वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, पीछे पूरी बेटा इधर जो है पूरी फिजिक्स हमने इसमें डाल दिया है। तो जो भी पार्ट आपको देखना हो, कहीं पर भी कोई भी थ्योरी ना तैयार हो, तो आप जा करके पुरानी प्ले लिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आज डेट है बेटा 9 तारीख है आज, 9 मार्च है आज। तो अभी यहाँ से 50 दिन है आपके पास, 50 डेज ना। तो मैं इसमें जितना भी मैक्सिमम हो पाएगा उतना मैं आपकी मदद करूँगा, कोशिश करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उनका सोल्यूशन दूंगा। चैनल पे आप बने रहिएगा। नए यदि चैनल पर आप होंगे, अभी तक वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट तो पक्का नहीं भूलिएगा। तो फिर आप आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं डीप कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आर देयर इन द पेपर। तो हम यहाँ पर पहला पार्ट लेते हैं इस सोल्यूशन का, पार्ट नंबर 1। तो आप इस पे ये आंसर तो कितना आता है, दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। ये व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात होती है बेटा कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, उसे कंसेप्ट को देखिएगा। कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। हमेशा केवल इसमें बात में ना कहें कि इसका जो है आंसर क्या रहा है। आप पूरा लर्निंग करिए, वहाँ पे सीखिए कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे थ्योरी अप्लाई कर रहा हूँ। तो पूरा वीडियो में इसको अच्छी तरह से देखेगा। जानते बेटा, ये तो इतना सिखाने का वीडियो है नहीं, और यह फिजिक्स का वीडियो है। और वैसे भी जानते हैं फिजिक्स में कितना इंटरेस्ट होता है लोगों को पढ़ने में। तो यार ये थोड़ा सा पढ़ने में मन नहीं कर लगता होगा, क्योंकि रील होता है और सब चीज़ें होते, तो जानते हैं कितने व्यूज आते हैं। और फिजिक्स में कितने लोग पढ़ने वाले हैं आपको पता ही होगा। भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है बेटा, मैं क्वेश्चंस में बताते जाऊंगा। पेपर आपके पास होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेपर आपके पास होगा, तो पेपर आप निकाल लीजिए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और आपका क्वेश्चन सही है या नहीं सही है, इसको आप अच्छी तरह से मिलाते जाइएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ देता हूँ बेटा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि, क्योंकि हमको भी सॉल्व करना है तो थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ देता हूँ बेटा कि कह रहा है कि स्फेरिकल ड्रॉप हैविंग ए पोटेंशियल ऑफ 2.5 वोल्ट इज ऑब्टेन्ड एंड रिजल्ट ऑफ द
result of the merging of 125 identical drops. Okay, find the potentials of the constituents droplets. Okay, यानी क्वेश्चन का मतलब ये है बेटा कि ये कह रहा है कि 125, यस देयर आर मेनी स्मॉल ड्रॉप्स, दे आर मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं किसको कहूँ कि इंपॉर्टेंट है और किसको कहूँ कि ये नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह निकल ही जाता है कि दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना आने की होती है तो वहाँ पर निकल ही जाता है कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स है बेटा, कह रहा है कि द नंबर ऑफ ड्रॉप्स, तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स इक्वल टू 125। तो ये जितने भी ड्रॉप्स हैं ये 125 ड्रॉप है, और कह रहा है कि मर्जिंग इनको मिला दिया गया, और इनके मिलाने के बाद इसका रिजल्ट हुआ कि एक बड़ा ड्रॉप बना। मिलाने के बाद क्या बना? एक बड़ा ड्रॉप बना। अच्छा देखो बेटा, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको आता है वो दो तरह से आता है। इसका रिवर्स भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कीप इन माइंड हियर, कि इसका रिवर्स पूछा है कि बड़े से छोटा बना है, एक ड्रॉप है और बड़ा ड्रॉप है, और उसका कैपेसिटी इतनी है, उस पर चार्ज इतना है, उसका मास इतना है, उसको तोड़ दिया गया, और 1000 ड्रॉप में हमने तोड़ दिया, या इसमें ये 125 में तोड़ दिया, या 216 में तोड़ दिया, व्हाट एवर द वैल्यू इज गिवन डज नॉट मैटर, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दिस कंसेप्ट। तो यहाँ से बेटा, तो यहाँ से यह भी आपके एग्जाम में हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, कि बड़ा ड्रॉप दे दे और उसे तोड़ करके छोटा बनाए, या नहीं तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया है छोटे से बड़ा बनाए। तो अब आपको जैसे वहाँ पे एग्जाम में आपको जानते बेटा कि ये एक क्वेश्चन पे चाहे आइदर दैट क्वेश्चन बी वेरी स्मॉल और दैट क्वेश्चन बी सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन बी लार्ज, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपको जो एवरेज टाइम मिलता है क्वेश्चन पर वह 1 मिनट का मिलता है, और आपके अंदर यह स्किल डेवलप करनी होगी कि वह 1 मिनट में उस क्वेश्चन को हमको सॉल्व कर लेना है। अब ये कैसे होगा? यदि वहाँ बैठ करके सोच रहे कि क्या करें तो हो चुका। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि मैं हमेशा बताया हूँ, और जो ऑफलाइन ये ऑफलाइन वाले बच्चे जो देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो क्लास में पढ़ते हैं, तो वो बच्चों के लिए मैं बता दूँ बेटा कि आपकी कॉपी पूरा 5, 6, 8 कॉपी भरी होगी। तो जो कॉपियाँ भरी हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, और हमने आपको इस समय टाइम दिया हुआ है, फिर क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो हमने आपको दिया हुआ है टाइमिंग दिया हुआ है याद करने के लिए। तो अब 10 दिन की छुट्टी आपको मिली हुई है कि सब पेपर कॉपी सभी लोग याद करके आएंगे पूरी कॉपी, और इस समय जो कि स्टॉक हफ्ते में 2 दिन बुलाऊंगा, क्लास लूँगा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसमें आप लोगों को जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उसमें जानते हैं ना कि केवल पेन और कॉपी लेकर के एक आना, वो कॉपी नहीं लाना है, पुरानी कॉपी नहीं, एक नया रफ लेकर के आना है, पेज लेकर के केवल लाना है। जो भी ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन दिया जाए उसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करनी है। आपके पास बैग नहीं होना चाहिए, आपके पास कॉपी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब जो क्लास चले अब में आएंगे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको कितना लर्न किया है, कितना याद है, वो हमको दिखना चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मैं ये कोशिश करता हूँ बेटा कि आपको भी पहले से बता रहा हूँ कि आप जो है सारे फार्मूला इस समय, क्योंकि यहाँ पर सोच करके कुछ नहीं कर पाएंगे, जितना आपको याद होगा वही आप कर पाएंगे। अब चलिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले चला जाए। जानते बेटा कि जब कभी भी एक छोटा ड्रॉप, जब कभी भी छोटे छोटे ड्रॉप को ना बेटा, मान लीजिए कि यहाँ पर पोटेंशियल है V1, एक ड्रॉप के ऊपर का पोटेंशियल है V1, और यहाँ पर जो ये ड्रॉप बना है, बड़ा वाला ड्रॉप बना है, वहाँ पर पोटेंशियल है V2, इसका पोटेंशियल है V2। तो V2 और V1 का रिलेशन आपको याद होगा, यदि याद हो तो जल्दी से लिख दीजिए। हाँ, जल्दी से लिखिए। अब जैसे आपने V2 का लिखा बेटा, वैसे Q का रिलेशन लिखिए, वैसे कैपेसिटी का रिलेशन लिखिए, वैसे ही दोनों के बीच रेडियस का रिलेशन लिखिए, दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन लिखिए। अब इनमें से जितना भी हमने नाम बोला ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमने जो थ्योरी का लेक्चर दिया हुआ है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो थ्योरी का लेक्चर दिया है, वहाँ पर पूरा लिस्ट बनाकर मैं आपको दिया हूँ ऑलरेडी। ऑफलाइन बच्चों को कॉपी में भी नोट करवाया गया है पूरे लिस्ट, और आप लोगों को ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बेटा पिछले वीडियो में है सब कुछ, तो आप वहाँ पर जा करके देख लें कि पूरी लिस्ट हो क्या है। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो फिर याद कर लीजिए। फिलहाल रही बात अब यहाँ पर कि V2 का रिलेशन क्या बेटा, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर V2 का रिलेशन क्या होता है बेटा, n⁻2/3 × V1 है। ओके बेटा, तो V2 = n⁻2/3 × V1 होता है, दिस इज द रिलेशन। अब यहाँ पर V2 की वैल्यू देखो बेटा, किसकी वैल्यू दी हुई है, इसमें से एक दिया हुआ है और एक पूछा है। अब आपसे पूछा है, परहैप्स आपको दिया गया है 2.5 वोल्ट स्फेरिकल ड्रॉप
a spherical droplet having a potential of the 2.5 वोल्ट ओके एंड तो पूछ रहा बेटा कि जो मर्जिंग में वाले हुए हैं उनका कितना है, यानी कि आपसे V1 की वैल्यू पूछ रहा बेटा। तो आपसे V1 की वैल्यू पूछा, ये 2.5 दिया हुआ है, तो 2.5 बराबर n की वैल्यू क्या बेटा, तो n की वैल्यू जितना नंबर ऑफ ड्रॉप्स है ना, ये जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स है ना, तो वे दिया है बेटा 100, ये दिया हुआ बेटा n का मान दिया है 125, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, तो n की वैल्यू दिया हुआ है 125। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू रख दो बेटा 125, यहाँ पे वैल्यू रखा। अब ऐसे ही मान लो कैपेसिटेंस पूछा होता या चार्ज पूछा होता या रेडियस पूछा होता, जो भी पूछा होता तो सॉल्व करने का प्रोसेस ऐसे ही है। अब आपको वहाँ पर ये देखना होगा कि जो इनिशियल है उसका वैल्यू दिया हुआ है कि जो फाइनल है उसका वैल्यू दिया हुआ, किसका वैल्यू दिया हुआ, तो पढ़ोगे तो समझ में बात आ जाएगी। अब यहाँ पर बेटा आपसे V1 पूछ रहा है और पावर कितना बेटा इसका, तो देखो पावर इस पर कितना बेटा 2/3 है, इस पर पावर है 2/3 का मतलब समझ रहे होंगे कि 2.5 हो गया बेटा, और 1/3 का मतलब क्या हुआ कि क्यूबिक रूट। तो 5 × 5 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर से 5 का 3 बाई करोगे बेटा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। इसका मतलब कि 5 इसका क्या होगा क्यूबिक रूट हो गया। तो 1/3 का मान हो गया यहाँ पर 5 और इसके ऊपर एक पावर बचा है 2 और इंटू ये हो गया V1। अब आपको V1 की वैल्यू बतानी बेटा, तो V1 की वैल्यू बतानी है 2.5/5 का स्क्वायर करके हो जाएगा 25 को जानते हो 1/10 टाइम्स है, तो 1/10 टाइम्स है यानी कि 1/10 आ गया, 1/10 आ गया। तो V1 की वैल्यू कितनी हुई बेटा 1/10, 1/10 क्या वोल्ट, 1/10 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू आई 0.1 वोल्ट, यानी कि जो छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप थे उन पर जो पोटेंशियल था वह 0.1 वोल्ट था। तो इस पर जब बेटा ये छोटे वाले जो है ना, ये जो छोटे वाले थे, इन सभी छोटे वाले पर जो पोटेंशियल था वह 0.1 वोल्ट था। ओके, तो दिस इज योर फैंटास्टिक आंसर एंड देयरफॉर द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर हो गया ऑप्शन, आंसर इसका हो गया बेटा, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 नंबर पे आ जाइए, पेपर देखें बेटा 2 नंबर पे आइए। 2 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट इज गिवन बाई सो मच, यानी कि कह रहा है कहीं पर कि V बराबर दिया बेटा कि 4x² दिया हुआ है, तो 4x² इज गिवन, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर। तो पॉइंट की वैल्यू क्या दिया बेटा, पॉइंट की वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर, 0 मीटर और 2 मीटर। और क्या बताना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना बेटा। दिस इज द क्वेश्चन। जानते बेटा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, जल्दी से बोल दो। तो E बराबर होता है -dV/dx, ए बराबर होता है -dV/dx होता है बेटा। अब जो V की वैल्यू रखी है वो वैल्यू रख दो, E बराबर माइनस से रहेगा ही रहेगा, d/dx रहेगा ही रहेगा। ओके, और क्या करोगे बेटा d/dx और किसका V का, तो क्या दिया है यहाँ पर 4x² दिया है, 4x, इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं बेटा तो ऐसा दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाया है पीछे बेटा वीडियोज में, तो आप वहाँ पे अच्छी तरह से और भी देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाया है यहाँ पर, अभी और करवाऊँगा अभी यहाँ पर। तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वह E बराबर होती है EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस AZ के कैप। ओके बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। अब EX कैसे निकाला जाता है बेटा, जब भी कभी भी अब EX निकालोगे तो ध्यान रहे कि जो भी पोटेंशियल आपको दिया रहेगा उसका पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो रिलेशन क्या होता है जानते हो, EX बराबर क्या होता है -d/dx, किसका, जो भी V दिया रहेगा उसका कर देना। जब आपको Y के निकालना रहेगा ना EY, तो -d/dy कर देना, और यहाँ पर जो भी V दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर देना। फिर जब ऐसे ही आपको EZ निकालना होगा बेटा तो यहाँ पर माइनस लगाना, यहाँ पर क्या करना d/dz करना, और जो भी V दिया होगा V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। तो जानते बेटा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में ना
जिसके रिस्पेक्ट में तुम कर रहे होते हो खाली वही होता है और बाकी कांस्टेंट हो जाते हैं। अब कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, वह जानते ही हो। तो हम और आज से क्वेश्चन आपको बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब इसको अच्छा, अब यहाँ से एक्स निकालोगी, वाई निकालोगी, जेड निकालोगी, यहाँ पर इस पर वैल्यू पुट कर दोगे। अब जो भी यहाँ पे साइन आई रहेगी वो साइन के साथ रखोगे इसमें। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन चूँकि बार बार आपके एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब चलो बेटा, अब जैसे मैं एक यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो क्योंकि इसमें केवल एक्स ही फंक्शन है, वाई है नहीं, जेड है नहीं, इसलिए मैंने पूरा डिटेल बताया यहाँ पे कि करोगे कैसे बेटा ना। यहाँ पे करोगे कैसे, एक बार एक्स निकालना होगा तो ऐसे, ई वाई निकालना होगा तो ऐसे, ई जेड निकालना होगा तो ऐसे निकाल करके और यहाँ पर वैल्यू क्या करना, पुट कर देना उस इक्वेशन में। चलो फिलहाल अब यहाँ पे देखो, अब जो भी दिया है बेटा, अब उसका हम जा रहे हैं ई एक्स हमारा है या फिर वाई है नहीं, तो वाई हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ई एक्स की वैल्यू है बेटा, तो हमने देखो बेटा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स और 4 एक्स स्क्वायर है, तो डी बाई डी एक्स आता 4x स्क्वायर, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट ही कर दूँ डायरेक्ट, क्या लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो चलो बेटा देखो, अब यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना पा जा रहे हैं बेटा यहाँ पे वैल्यू कितना पा रहे हैं बेटा, तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो -8x हो जाएगा, तो -8x हो गया, क्या पे पाएगा बेटा, -8x। अच्छा, अब पॉइंट की वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा, देखो यहाँ पे दिया है x वैल्यू 1 मीटर और इसका वैल्यू कितना है 0 मीटर और z की वैल्यू कितना दिया है 2 मीटर। तो हमारे में तो केवल क्या बेटा, ये x सही है बस, इसका मतलब ये हुआ कि -8 और इंटू 1 यानी कि कितना आ गया बेटा, आ गया -8 वोल्ट पर मीटर। तो -8 वोल्ट पर मीटर, चूँकि देखो बेटा -8 वोल्ट पर मीटर। अब आपके ऑप्शन क्या दिया हुआ था, ऑप्शन दिया है कि 8 मीटर, हाँ बेटा कह रहा है वोल्ट पर मीटर इज, कह रहा है कि 8 एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और फिर कह रहा है कि 8 एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो बेटा ऑप्शन में कह रहा है, पहला ऑप्शन मैं बना के बता दूं, पहला ऑप्शन में कह रहा है कि 8 एलॉन्ग ना, एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 8 एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक बेटा। तो किस पर निशान मारेंगे, साफ दिखाई दे रहा है। देखो बेटा ये पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है ना, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यस दिस इज द आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन कौन सही होगा बेटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, चलो नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। नंबर 3 पे कह रहा है कि ये चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। कह रहा है बेटा कि कोई ये चार्ज है, ये क्यू है, ठीक। कह रहा है कि कोई चार्ज क्यू है, इसके 2 हिस्सा करना है, तो इसका 2 हिस्सा करना, कह रहा है कि इसका ऐसा 2 हिस्सा करिए कि, और जो बेटा कह रहा है द फोर्स बिटवीन द, कह रहा है कि इसका 2 हिस्सा कर दीजिए। तो 2 हिस्सा कर बोला बेटा कि 2 हिस्सा करिए। चलिए 2 हिस्सा कर दिए बेटा। मान लो इसमें से हमने Q1 निकाल दिया, स्मॉल Q निकाल दिया, सपोज इसमें से स्मॉल Q निकाल दिया, तो पहला चार्ज हमारा क्या बना, जिस इसमें से निकाला, जो उसको निकाला, ये मान लिया कि हमारा ये पहला चार्ज Q हो गया, जो हिस्सा बचा हो तो हमारा दूसरा हो जाएगा। तो जो Q2 हुआ बेटा, जो Q2 हुआ वो कितना बचेगा, Q माइनस Q बनाना, तो ये हमारा दूसरा हिस्सा, ये हमारा पहला हिस्सा। ओके, अच्छा अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, अब क्वेश्चन में कह रहा है ना कि द फोर्स ऑफ द रिपल्सन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। कह रहा है कि अब इनके बीच में रिलेशन बताओ, Q और कैपिटल Q के बीच का रिलेशन बताओ, जिससे कि फोर्स ऑफ रिपल्सन मैक्सिमम दोनों के बीच हो जाए। अब हम फोर्स ऑफ रिपल्सन की यदि बात करें बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्सन की इनके बीच की बात कर रहा है ना, तो किसी दूरी पर यदि हमको रख दें उनको, तो कह रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन मैक्सिमम हो। जानते बेटा कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है 2 चार्जेस के बीच में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना बेटा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि एयर में रखा है तो 1 हो जाएगा बेटा, जानते हो। और यहाँ Q1 इंटू Q2 अपॉन R² होता है। अच्छा अब एक बात है बेटा कि 2 संख्याओं का प्रोडक्ट यदि, यानी कि एक हमारा Q1 है, दूसरा हमारा Q2 है, यदि हम इनकी वैल्यू ही रख करके यहाँ चेक कर लेते बेटा। अब मान लो कि हम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दें और Q1 का मान Q रख दें बेटा, और दूसरा जो बचा है हमारा Q माइनस Q हो गया, यही है। और मान लो उनको कि हमारी दूरी पर उनको रखे हुए हैं। अब इनके बीच में यह फोर्स लग रहा है, सीधी सी बात है कि बेटा ये तो कांस्टेंट है, हटा दो, यह तो जब R का मान बढ़ाओगे
आर का मान बढ़ाओगे तो आर का मान बढ़ाओगे बेटा तो हमारा फोर्स घटेगा, लेकिन फोर्स को बोला है मैक्सिमम होने के लिए। चलो तो अब आर को कुछ भी नहीं करना है, उसे छोड़ देना है। एक बात समझ में आती है कि यह एफ का मान मैक्सिमम तब होगा बेटा, एफ का मान मैक्सिमम तब होगा जब यह क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू का मान क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। यानी कि यह एफ फोर्स हमारा मैक्सिमम तब होगा जब इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। अब एक बात आप जानते हो बाई मैथमेटिक्स जानते हो बेटा कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट उस समय मैक्सिमम होता है जब वह दोनों आपस में बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो बेटा कि 4 कोई 4 संख्या है और मान लो मैं कहूँ आपसे कि 4 के 2 हिस्सा करो, फोर्स का 2 हिस्सा करो ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो। तो यह तभी इनका प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होगा जब वो दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि कोई भी 2 संख्याएं जब आपस में बराबर होती हैं तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। बात समझ रहे हैं बेटा। अब जैसे मान लो कि बेटा 4 है तो 4 का 2 प्रोडक्ट कर दो, दो हिस्सा करे तो 2 हिस्सा करे तो जब वो बराबर होंगे तभी उनको मैक्सिमम होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, कम होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अब चलो बेटा अब यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे मान लो ये क्यू है तो क्यू बराबर क्यू माइनस क्यू, ये कंडीशन लगाओगे बेटा। अब यहाँ पर कहोगे कि बाई मैथमेटिक्स 2 संख्याओं का प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होता है जो आपस में बराबर होते हैं। तो जब आपस में बराबर होते हैं इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर क्यू ये इधर आया, ये 2q हुआ बराबर ये q हुआ, तो q बराबर q/2 हुआ। यस, यानी कि यहीं पर ये फार्मूला लगाते हो, वहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में लगाते हो जब आप इफ्लक्स वेलोसिटी का रेंज निकालते हो कि कोई ये टंकी है उसमें होल कर दिया गया है तो वह मैक्सिमम रेंज कब होगा, तो मैक्सिमम रेंज कब होगा तो होल कहाँ पर होना चाहिए। तो कैसे करते हो, यही लगाते हो ना बेटा, यही फार्मूला लगाते हो। तो ठीक वही फार्मूला मैथमेटिक्स से जहाँ ज़रूरत हो, जो चीज़ ज़रूरत होती है तो वह याद होना चाहिए, तभी न समय पर तुरंत ही वो काम आ जाएगा। तो फिर यह तो यानी कि आंसर कौन सा होगा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर हुआ बेटा इसका फैंटास्टिक आंसर कौन सा है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट चलो बेटा नंबर 4 क्वेश्चन। तो नंबर 4 क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि if the force between the electron in the first Bohr orbit and the nucleus in hydrogen atom is F1 okay, फिर क्या रहा है कि then the force between them when the electron is in the second orbit। चलो बेटा जानते हो बेटा कि जैसे कह रहा है कि ये हाइड्रोजन एटम को एग्जाम्पल मान रहा है, तो मान लो कि यह एक हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम बेटा तो प्रोटॉन की संख्या मान लो कि Z है, इस पर चार्ज कितना E है, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो गया, Zd हो गया। अब हाइड्रोजन एटम में बेटा तो n बराबर 1 में कह रहा है कि n बराबर 1 में जब ये इलेक्ट्रॉन है, और जब फिर कह रहा है कि जब n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन है। तो जानते बेटा कि हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ही है यहाँ पर। तो अब यह n बराबर 1 है और ये n बराबर 2 है। अब दोनों के बीच में फोर्स का इनमें क्या पूछा बेटा, इन दोनों के बीच में फोर्स का रिलेशन पूछा हुआ है। तो कह रहा है कि पहली अवस्था में बेटा ये है, ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स को F1 नाम दिया है, और दूसरी अवस्था में इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है बेटा, तो दूसरी अवस्था में जो फोर्स लग रहा है इनका नाम वो दे दिया है क्या, F2 दे दिया है। और F2 और F1 के बीच में आपसे रिलेशन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ना बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन ही तुरंत ही देखिए। अब वहाँ पर सवाल ये नहीं होता है कि हाँ हम इसको आराम से, जैसे मान लो कि घर पे बैठे हुए हो और आराम से पूरा विधिवत टाइम है आपके पास में, आराम से सोच विचार कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, इतना समय तो वहाँ पर मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर वहाँ पर करना क्या है कि एग्ज़ाम में जो आपको बेटा 3 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो वहाँ पर बहुत ही फास्ट आपको क्विक डिसीजन लेना है। क्विक डिसीजन लेना है बेटा कि तुरंत देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए दिमाग में कि हमको करना क्या है। तो अब यह थोड़ा सा हाँ ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही होता है, आपको घबराने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस से ही, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ भी करने से नहीं होगा, 10 टेस्ट देने से नहीं होगा। प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस। और जब पूरी तैयारी हो जाती है तो उसके बाद ये 2 टेस्ट दे दिया जाता है अपने को चेक करने के लिए, अब हम कितना प्रेशर कितना झेल पा रहे हैं, हम टाइम का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, हम प्रेशर का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, हम ज़्यादा घबरा तो नहीं जा रहे हैं, हमारी स्पीड क्या है, इसको चेक करने के लिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल योर ऑल सब्जेक्ट, योर ऑल टॉपिक्स शुड बी वेल क्लियर्ड।
और सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। फिलहाल अभी हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पर F1 की पहले हम वैल्यू निकाले बेटा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द F1। तो जानते बेटा कि जो फोर्स होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E/r² होता है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब जो जानते बेटा कि जो पहला रेडियस होता है उसको तुम बोलते बोर रेडियस बोलते हो, और यदि इसी का नाम क्या होता है बेटा, R0 होता है। सॉरी, यहाँ पर लिख दिया जाए तो बेटा, तो इसी को, तो इस रेडियस जो होता है यदि हम इसको नाम देते हैं R0, जिसका नाम देते हो। अच्छा, अब यहाँ पे यदि फोर्स को बेटा, तो यहाँ पे ऐसा मतलब ये हुआ कि हम लोगों का जो F1 है ना वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZD²/R0², ये हमारा F1 है। अच्छा, अब रही बात बेटा कि जो n, जब ये हमारा इलेक्ट्रॉन n=2 में जाएगा तब रेडियस हमारा कितना हो जाएगा। तो देखो बेटा, अब जब आज जानते हो कि व्हाट इज द रिलेशन, तो व्हाट इज द रिलेशन, तो Rn बराबर क्या होता है बेटा, Rn बराबर R0 और n² होता है। तो ऐसे करते हैं कि देखो बेटा, ये जो रेडियस होता है वो क्या होता है, तो Rn बराबर क्या होता है बेटा, n² और नॉट होता है ना, दिस इज द रिलेशन। अब देखो, अब n की वैल्यू, n क्या है, नंबर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया और ये R0 है। अब कितना हो जाएगा बेटा, अब ये R2 बराबर हो गया हमारा 4R0। ओके, तो R2 बराबर हो गया 4R0 हो गया। तो पहली बात तो ये हुआ कि जो हमारा n बराबर 2 है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उस इलेक्ट्रॉन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में है उसका रेडियस कितना है वहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ से उसके बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, चलो अब हम निकालने जा रहे हैं F2। देखिए, तो अभी F2 बराबर क्या हो गया, तो F2 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो ZE², इसमें तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं, तो वैसे ही है। यहाँ पर चेंजिंग हुआ, 4R0 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब F2 बराबर कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ZE² अपान क्या, R² गुणे 16 ले सकते हैं बेटा। ओके, अच्छा, अब ये देखो बेटा, अब ये इतना जो वैल्यू है ना, देखो बेटा, ये इतनी जो वैल्यू है, ये इतनी जो वैल्यू बेटा वो किसके स्थान पे है, F1 है, यही F1 है। देखो बेटा, यहाँ पे F1 है, यानी पूरी वैल्यू F1 हो गई और डिनोमिनेटर में 16 भी है। इसका मतलब कि सीधी सी बात दिखाई पड़ रही है कि F2 बराबर क्या हो गया, F1/16, और यही हम लोग का निकालना था। और यहाँ से हमको अपना आंसर मिल जाएगा अच्छा सा। क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आंसर आया बेटा, इसका आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया डी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो नंबर 5 क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम द इन्फिनिटी टू ए मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस 20 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम। तो बेटा यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, तो 20 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम है बेटा। अच्छा, अब कह रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस 50 मीटर दिया हुआ बेटा, तो इनके बीच की डिस्टेंस दिया है 50 मीटर। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस दिया है 50 मीटर, दिस इज द क्वेश्चन। और फिर क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम द इन्फिनिटी। अब यहाँ पर बेटा एक इन्फिनिटी है, मान लिया जाए यहाँ पे इन्फिनिटी है और यहाँ पर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये बेटा कि यहाँ पर जो चार्ज माइक्रोकूलम बेटा, तो इसको भी हम मान लेते हैं 1 और 1 कूलम मान लेते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव का मतलब ये हुआ बेटा ना कि एक ऐसा चार्ज जिसका जो चार्ज की वैल्यू यूनिट हो और पॉजिटिव हो, तो उसको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करते बेटा। तो यहाँ पर यानी कि यह मान लेते हैं इसको कि यह 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम मान लेते बेटा कि यह 1 कूलम मानना पड़ेगा, माइक्रो नहीं लगाना पड़ेगा, 1 कूलम लेना पड़ेगा। तो अब ये मान लेते बेटा कि ये इन्फिनिटी पर है, यानी कि यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी ना। अच्छा, और बीच में से हम देखेंगे तभी डिस्टेंस कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। कोई वस्तु इन्फिनिटी पर है तो चाहे जहाँ से नापेंगे उसकी डिस्टेंस इन्फिनिटी ही होगी। ओके, चलो अब यहाँ पर जानते हो बेटा कि जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दिमाग में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी आपको कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, फॉर एग्जांपल कि मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल लेकर के, जैसे मान लो कि चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर है।
इस चार्ज का नाम है Q1, इसका नाम है Q2, इसका नाम है Q3। और मैं कहूँ एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है परहैप्स कि मैं कहूँगा आपसे कि इसमें से एक चार्ज को इन्फिनिटी पर भेजने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। क्या बोला? ये कोई सिस्टम है चार्ज का। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा Q1, Q2, Q3 और ना बेटा, और यहाँ पर ये डिस्टेंसेज वगैरह भी दिए रहेंगे। मान लो कि ये R1 हो गया, ये R2 हो गया ना, ये R3 हो गया। तो अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू सबकी दी हुई होगी बेटा। अब यहाँ पर मान लो कि हम एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लेते हैं। तो अब जैसे मान लो बेटा कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अभी मैं क्या बोला इस क्वेश्चन में, अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 3 चार्ज पार्टिकल दिए हैं जिनका मान Q1, Q2 और Q3 है। उनके बीच की जो डिस्टेंसेज है वो R1, R2 और R3 है। और ये बताओ कि इनमें से एक चार्ज, फला चार्ज को, यानी कोई भी एक चार्ज ले लिया, Q1 को या Q2 को, कोई भी, कि किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी पर भेजने में कुल कितना वर्क करना पड़ेगा, या वर्क स्वतः ऑब्टेंड होगा, प्राप्त होगा। सपोज ये क्वेश्चन है। अब बेटा सवाल ये है कि इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब तो इस क्वेश्चन को जानते हो कि अब देखो बेटा, मैं स्टेप वाइज समझा दे रहा हूँ एग्जाम्पल पूरा डिटेल। सबसे पहले जानते बेटा कि जो वर्क डन होता है ना, जो वर्क डन होता है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। ठीक, ओके। अच्छा, अब ये ऐसे लगा दो, या नहीं तो Q और इनटू डेल्टा V के बराबर होता है। तो नंबर 1, नंबर 2। अब यहाँ किसी चार्ज को तो लाया ले जाया नहीं जा रहा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमको करना कैसे है बेटा, हमको करना कैसे है, हमको करना डेल्टा इस वाले से करना है। चार्ज की वैल्यू दी होती कि किसी चार्ज को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो हम इसको लगाते। यदि यहाँ पर केवल ये कह रहा है कि हमको एक चार्ज को इन्फिनिटी पर भेजने के लिए कितना होगा, तो हम ये वाला लगा देंगे, तो दैट विल बी द बेटर। ओके, अब इतनी बात जब समझ लिया तो अब डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे। तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब कहोगे कि डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी बराबर P पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या 1 कर दो इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दोगे। अब इनिशियल निकालोगे कैसे ना। अब क्वेश्चन ये हुआ कि निकालोगे कैसे। अब मान लो Q1, Q2 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी U1 थी, ये इन दोनों के बीच की U2 थी, इन दोनों के बीच की U3 थी। कुल कितने सेट बनेंगे? 3 सेट बनेंगे। जितने चार्जेस होंगे हर दो के बीच में एक सेट बनता पोटेंशियल एनर्जी का। अब आप निकालने जा रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर कितना हुआ, तो कहोगे U1 प्लस U2 प्लस U3। ओके, अच्छा, अब एक कहीं पर भी किसी भी एक का निकालना होगा तो क्या करोगे, तो कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन है? U1 है ना। देखो किन के बीच है, ये इन दोनों के बीच है। तो आप क्या करोगे, Q1 Q2 अपान R1 करो बेटा, प्लस फिर क्या करोगे, अब U2 निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखोगे किन के बीच है, Q2 Q3 अपान R2 प्लस ऐसे ही क्या करोगे, दूसरा वाला प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बीच है Q1 Q3, तो Q3 Q1 अपान R3 दे बेटा। अब ये सबकी वैल्यू रखोगे 1/4 पाई, सभी में कॉमन लोगे और कॉमन लेकर के क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे, तो पा जाओगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मिल गया। अच्छा, अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, फिर से बात क्या करोगे। अब इनमें से किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी पर भेजे हो ना। चलो अब मान लो बेटा कि इस चार्ज को इन्फिनिटी पर भेज दिए। जब भेज दिए हो, अब तो यहाँ रहा नहीं, अब तो यहाँ से चला गया। देखो अब तो चला गया ना, तो जो चला गया वो चला गया। तो अब केवल बचा कौन, ये बचा। यानी अब मैं कहूँ तुमसे, देखो अब मैं कहूँ तुमसे कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी, तो पोटेंशियल बेटा, अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बताने के लिए क्या करोगे, दो ही चार्ज तो हैं, या किसके बराबर हो गया, U1 के बराबर। और करना क्या था, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना था।
तो फाइनल में तो अकेला है। इनिशियल में तो पास कौन है? इनिशियल में खाली ये है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बहुत अच्छा बेटा। क्या हुआ देखो, ये वाला जीरो हो गया बेटा, ये कौन वाला जीरो हो जाएगा? कौन बचा हुआ है? u1 ना। तो u1 की वैल्यू बेटा, u1 में से u1 को माइनस करोगे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वाला पहला वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये दोनों बच गए और साइन माइनस हो गई। इसका मतलब कि फाइनल आंसर कितना है बेटा? तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना आया? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? Q1। कौन सा बचा बेटा? देखो ये कट गया है ना, ये वाला Q2 Q3, तो Q3 अपान क्या? अपान R2 होगा ना, ब्रैकेट के अंदर कर लें। और फिर और एक और होगा ना बेटा, Q3 Q1 अपान R3, दैट इज द आंसर। ओके, तो दिस इज द होल कंसेप्ट। अब आ जाओ बेटा, अब यही चीज़ जैसा अभी यहाँ समझाया तो हमारी समझ सभी बातें आपको समझ में फर्स्ट क्लास आ गई होंगी कि क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है। हो बेटा, तो अब ये 5 नंबर क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बिल्कुल ही यही प्रोसेस करना है, ठीक ऐसे ही करना है। अब देखिएगा, अब मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ यहाँ पर और भी थोड़ा सा। देखो बेटा, अब यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में अब मैं कहूँ बेटा, ये बताओ कि यहाँ भी इनिशियल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? तो इनिशियल में तो 2 ही चार्ज हैं, और जो तीसरा वाला है वह तो इन्फिनिटी पर है। जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वह तो इन्फिनिटी पर है, तो ये जो इन्फिनिटी पर उसी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है। तो अभी इनिशियल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है बेटा? इनके बीच की डिस्टेंस, एक ये है एक ये है, इनके बीच की डिस्टेंस ये है। तो यदि अभी मैं कहूँ कि बोलो इनिशियल कितना है, तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर कितना हो गया? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी कि 20 माइक्रो इंटू 10 माइक्रो कूलम, दोनों के बीच की दूरी कितनी? 50 मीटर। जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू ले लिया है हमने डायरेक्ट। चौथा, अब यहाँ कैलकुलेट कर लो, इनको कर देना है। आओ अब देखो बेटा, अब कह रहा है फिर और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, अब वो तो इन्फिनिटी वैसा तो जीरो हो गया। अब फिर क्या हुआ? अब जब इसको 1 माइक्रो कूलम, 1 कूलम को जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना, उसको ला कर इनके बीच में रखो। अब यहाँ पे बीच में रख दिया, तो जब बीच में रखेंगे तो सिचुएशन क्या बना? अब यह देखिएगा, जब बीच में रखे तो सिचुएशन क्या बनेगा? एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक हमने बीच में ला के रख दिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये है 20 माइक्रो कूलम, ये है 10 माइक्रो कूलम, और ये कितना था बेटा? ये था 1 कूलम। 50 मीटर की दूरी थी, बीच में रखे हो, यानी कि ये 25 मीटर हुआ और ये 25 मीटर हो गया। हो गया बेटा? हो गया। चलिए अब फिर देखो, अच्छा अब कितना सेट बना? यह U1 हो गया, यह U2, इन दोनों के बीच U2, इनके बीच U1, और फिर इनके बीच अभी इनिशियली ये भी तो रहेगा U3। अब क्या बना? अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बराबर क्या हुआ? अब हुआ U1 प्लस U2 प्लस U3। देखिए बेटा, यह है पूरा होल प्रोसेस। अब देखो, अब ये करोगे क्या बेटा? अब करोगे, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ फिर इसके बाद में क्या बोला है क्या बेटा इसमें? देखो तो जैसा देख लिया जाए, एक बार लास्ट में क्या पूछ रहा है, तो हाउ मच वर्क विल बी दैट लाइक चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। बेटा तो चेंज वर्क डन W बराबर डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। अब चलो बेटा, शुरुआत में कौन सा था? देखिएगा शुरुआत में कौन सा था बेटा? शुरुआत में था ये वाला था, यानी कि U3 था, शुरुआत में U3 था, ये था ना, ये वाला था, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। और ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी इसमें से माइनस करना है। तो हमको कैसे मिलेगा ये बेटा? हमको मिलेगा, ऐसे बताते हैं कहाँ से आया, तो हम ऐसे कर दें, एक सेकेंड। ये देख रहे हैं U3 है ना। अब देखना, अब W बराबर डेल्टा निकालने जा रहे हैं, तो W बराबर डेल्टा पी ई। क्या मतलब क्या हुआ कि P पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ओके बेटा, चलो अब W बराबर देखना, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हमारे सामने है U1 प्लस U2 प्लस U3 माइनस U3। ओके,
देखो फाइनल में से क्या कर रहा हूँ, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बेटा, क्योंकि पहले जो यहाँ पर है ना, पहले इसको हम लोग क्या माने हैं, U3 माने हैं। तो इन दोनों के बीच यानी कि 20 और 10 के बीच में जो है उसको U3 माना गया है। और यहाँ पर डायग्राम में देखो बेटा, यहाँ डायग्राम में साफ दिखेगा, इस बार देखो इनके भी 20 और 10 के बीच को U3 माना गया है, इनके 1 और 10 के बीच में U1 माना गया है, और 1 और 20 के बीच को U2 माना गया है। ओके, यहाँ पर अब ये दोनों क्या होने हैं, जो कटेंगे हटा देंगे। W वर्क डन बराबर क्या होगा, U1 प्लस U2, यानी कि W बराबर फाइनली क्या पाए, U1 इज हाउ मच, 9 × 10⁹ अंडर रूट कितना बेटा, U1 कितना है, U1 कितना बेटा 20, तो 20 माइक्रो इंटू 1 कूलम अपॉन 25 मीटर, फिर कितना बेटा प्लस एक कितना हो गया, ये हो गया 10 माइक्रो अपॉन हाउ मच इंटू 1 अपॉन 25 मीटर। ओके, अब बेटा इसी को सॉल्व कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 10.8। यस, यू विल गेट योर द रिक्वायर्ड आंसर। कितना बेटा 10.8 × 10⁻³ जूल, 10.8 × 10⁻³ जूल्स, यू विल गेट फैंटास्टिक आंसर। ओके, तो ये है बेटा होल कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखो क्या है क्वेश्चंस, कह रहा है ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द रेडियस A is charged uniformly and the charge per length is lambda, the electric field at the center is, देखो बेटा ये सेमी सर्कुलर है। ओके, देखो जैसे मान लो बेटा कि यह एक रॉड है ना, यह एक वायर है, यह एक वायर है। ओके, और इसको इस पे हमने चार्ज दे दिया है, और चार्ज की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटा, लैम्डा है, लैम्डा। और आपसे कहता है इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, तो यह कहता है इस क्वेश्चन में कि यदि हम इसको सेमी सर्कुलर फोल्ड कर दें लाइक दिस, तो कहता है कि सेंटर पे बताओ ना, सेंटर पर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। चल बेटा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी होती है। तो अब ये चार बेटा, ये है, ये सिचुएशन है, ये वही वायर है, जो वायर अभी वहाँ पर देख रहे हो वही वायर है, यूं ही है मान लो। अच्छा, अब इसको कह रहा है कि यदि हम फोल्ड कर दें तो क्या होगा सेंटर पर। तो अब यहाँ पर यदि देखो बेटा, यदि इसका रिजल्ट याद रहे तो द बेस्ट है ना, यदि रिजल्ट याद है तो द बेस्ट है, और यदि नहीं याद है तो जानते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिलहाल आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ बेटा, फास्ट थोड़ा जल्दी से। तो बेटा यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपने 2 एलिमेंट ले लिया, छोटा छोटा 2 एलिमेंट ले लिया, ठीक। और यह एलिमेंट जो बेटा, यह एलिमेंट जानते हैं कि एलिमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि ये इतना छोटा सा एक एलिमेंट लिया हमने और माना कि ये dx है, और यहाँ पर भी ले लिया, दोनों साइड में ले लिया, माना कि ये dx है। अब देखा जाए सेंटर पे, यहाँ पे इस बिंदु पर हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ओके बेटा, अच्छा अब यदि देखा जाए बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हटा दें इसको, देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस बिंदु P पर बताना है। तो यहाँ पे जो प्लस है ना, तो प्लस से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होती निकलती है, पॉइंट से होती हुई इन्फिनिटी को जाती हैं, दूर जाती हैं। तो ये छोटा सा एलिमेंट है dx, तो यहाँ पर छोटा सा फील्ड ले लिया, उसका छोटे एलिमेंट के द्वारा जो फील्ड होगी वो d मान लिया। इधर वाले का भी फील्ड होगी बेटा, तो ये इधर जाएंगी, प्लस है तो जानते हैं दूर जाती है प्लस से, तो ये हो जाएगा dE। अब सपोज किया जाए कि यह एंगल है थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आ जाएगा d cos थीटा, इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर भी इसका कंपोनेंट दिया जाए, इसका कंपोनेंट, तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा dE cos थीटा। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखो बेटा, तो दोनों का ऊपर ही आएगा, और ये आएगा dE
हो गया। तो बेटा अब यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डी ई साइन थीटा, और यहाँ पर भी आ जाएगा डी ई साइन थीटा। ओके, चलो अब फिर देखना है यहाँ पर। अब देखो बेटा, अब ये फिर यह डी ई कॉस थीटा और डी ई कॉस थीटा ये दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब जो नेट फील्ड आया हमारा वो क्या हो गया, यही देखो नेट फील्ड की पहली बात तो ये नेट फील्ड कहाँ पर है, तो सीधा वर्टिकली इन वर्टिकल डायरेक्शन, जिस प्लेन में ये वायर रखा हुआ है उस प्लेन के ऊपर नेट फील्ड हमारे कितनी हो गई, दोनों के सम के बराबर होगी। तो नेट फील्ड की यदि बात करें कि डी ई डैश को यदि नेट फील्ड मान लिया जाए तो डी ई साइन थीटा प्लस क्या डी ई साइन थीटा हो जाएगा बेटा। और डी साइन थीटा का मतलब ये हो गया कि डी ई डैश बराबर हो गया 2 डी ई साइन थीटा हो गया बेटा। क्लियर। चलो अब जा देखो, अब एक डी की वैल्यू यदि निकाल दिया जाए और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, लिमिट होगा यहाँ पर थीटा बराबर यहाँ से लेकर के एक तरफ का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो थीटा बराबर 0 से लेकर के यहाँ पर 90 हो जाएगा। थीटा बराबर 90 के बीच वेरी कर रहा है। आओ अब देखो, अब इसे बात क्या करोगे, तो ये रिजल्ट अभी हम बता दें कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट याद रहे ना तो अच्छा है, क्योंकि अब ये इतना बड़ा दिख रहा है, सामने ही देख रहे हैं, तो ये प्रूफ करने के लिए मतलब संभव है वहाँ पे नहीं है ना, और 1 मिनट में नहीं हो पाएगा ना बेटा। तो फिलहाल अब देखिए, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड से, तो पा जाओगे ई डैश बराबर क्या हुआ 2 एक डी का मान रखो बेटा यहाँ पर। अब डी एक्स बराबर जानते हो बेटा कि यह रेडियस है आर, मान लिया कि रेडियस आर है, आर को शायद अल्फा दिया हुआ है तो जो भी रहेगा बाद में भी बदल दिया जाएगा, तो मान लो रेडियस आर है, तो जानते बेटा कि ये बराबर डी एक्स बराबर क्या होता है, तो डी एक्स बराबर क्या लिखते हो आर इंटू डी थीटा लिखते हो ना, तो डी एक्स के स्थान पे लिख दो बेटा आर इंटू डी थीटा। चलो बेटा अब यहाँ पे 2 है, 2 ले लिया, और डी का हम मान लिख रहे हैं बेटा, डी का मान कैसे लिखोगे, डी बराबर क्या होता है, डी मतलब कि एक छोटे से एलिमेंट के द्वारा जो प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको लिखना है। तो चलो अब यहाँ पर देखो बेटा, पहले तो बात डी एक्स है ना, लंबाई डी एक्स है, और यह डी एक्स बराबर किसके है, डी एक्स बराबर आर डी थीटा है। अब बताओ कि इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना है, तो चार्ज मान लो डी क्यू है, तो डी क्यू का मान कितना हुआ, डी क्यू बराबर बोलो क्या हुआ, लेमडा इंटू डी एक्स, बात समझा। और लेमडा डी एक्स मीन्स आर डी थीटा, तो ये क्या हो गया डी क्यू हुआ। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, डी क्यू की वैल्यू आ गई लेमडा आर इंटू डी थीटा। चलो अब यहाँ पे देखो, डी की वैल्यू रखो लेमडा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा, और क्या हो रहा है इंटीग्रेट करने जा रहे हो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 तक। फाइनल। आओ चलो अब देखो, अब ई डैश बराबर क्या हुआ, अब चलो बेटा, और जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट भी रखोगे ना बेटा, डी का मान में 1/4 पाई, तो कैपिटल के लगा दे रहा है यहाँ पर। अब के की वैल्यू रख देता हूँ बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और क्या लेमडा के स्थान पे क्या आया है, देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब मान लो कि एयर में रखा हुआ है, एयर में रखा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मान के स्मॉल के बराबर क्या हो जाए 1 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या रहा है, यहाँ पे लेमडा है, आर है, और साइन थीटा है इंटू डी थीटा है। क्लियर, ये है, और अपान क्या बेटा, अपान यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, तो अपान यहाँ पर आर स्क्वायर है। अब जा देखना, अब ई डैश बराबर कितना बेटा, अब जो भी कुछ कांस्टेंट वगैरह हो ना उनको बेटा निकाल दो, कैंसिल कर दो, काट दो इसको, और आया कितना लेमडा। अच्छा बेटा एक चीज़ और है, यहाँ पे 2 भी है ना, तो ये देखो बेटा 2 छूटता जा रहा है, तो यहाँ पे 2 ले लो। चलो अब पहले 2 से 2 इसको भी काट दिया जाए, ये 2 हो गया, तो अब मिला क्या हम लोगों को, लेमडा अपान दोनों बात काटो इसको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचा बेटा लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या मिला बेटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। देख रहा हूँ कुछ छूटा तो नहीं है, क्या कुछ छूटा बेटा, नीचे आर अभी छूटा है ना, हाँ चलो अब ये आर है बेटा। अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो लिमिट है बेटा 0 से 90 तक, 0 से 90 तक। ओके हाँ चलो बेटा अब आ जाओ,
अब देखना, तो ये सब तो कांस्टेंट हो गए, सभी कांस्टेंट को बाहर निकालो बेटा। तो ई डैश बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर आ गया। और कहाँ से कहाँ तक, ये बेटा देखो साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का डी थीटा, साइन थीटा का डी बेटा मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो ये हो गया बेटा कॉस थीटा, और उसको इंटीग्रेट करने का कोई बात मतलब तो है नहीं बेटा, अब हटा दे, इंटीग्रेशन तो हो चुका। और बेटा, और अब यहाँ से क्या है बेटा 0 to 90, 0 to 90। ओके बेटा, चलो अब फिर देखना बेटा, तो हाँ हाँ बेटा, जैसा एक चीज़ देख लेना बेटा, यहाँ पर लिमिट हमको बेटा यहाँ से यहाँ 0 है ना, तो ये 90 से 0 है, तो 90 बेटा यहाँ पर ये हमारा एलिमेंट है ना, तो मिनिमम एंगल 0 है, मैक्सिमम एंगल है 90 तक होगा। तो जब हम यहाँ से शुरू करेंगे तो 90 से 0 यानी कि 0 से 90, 90 से 0, तो इस लिमिट को थोड़ा सा चेंज कर दे बेटा, 90 से 0 काश है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो 90 से 0 काश की वजह से बेटा 0 ये 90 का ना बेटा 0 to 90। तो फिलहाल इसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा बेटा, अनुमान में आपका आंसर आ चुका बेटा। ई डैश स्वभाव कितना हो बेटा, तो 0 यहाँ पर रखो, काश 0 0 हो जाएगा बेटा, काश 0 क्या है, क्या बोला था अभी यहाँ पे, वही ना, देखो फिर उल्टा नहीं हो रहा, ये 0 काश 0 फिर काश 90 है 0 ना बेटा, तो काश 0 और बेटा काश 0 1 हो गया, काश 0 बेटा 1 हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया हम लोगों का 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और जानते हो ना बेटा, जानते हो कि यह रिजल्ट बिल्कुल ही फिक्स आपका है, ये रिजल्ट आपको याद होगा 1/2 पाई क्या बेटा, ये लेमडा छूटा हुआ देखो, एक मिनट, हाँ बेटा ये लेमडा छूटा हुआ है यहाँ पे लेमडा बेटा देखो, तो ये रिजल्ट आपको याद भी होगा ना, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बेटा, ये रिजल्ट याद होना चाहिए ना, हर हाल में याद होना चाहिए। देखो अब जैसे मान लो कि ये वायर है कोई, है ना, ये कोई वायर है बेटा, मान लो सपोज करो कि ये कोई वायर है और इस पर चार्ज लेमडा है, यहाँ पे मैं कहूँ कि आर डिस्टेंस पर ना, आर डिस्टेंस पर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आप कुछ भी सोचना नहीं, तुरंत लिखना कि ई बराबर λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर निशान मार दीजिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ना E प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। ओके, बात समझा आप? तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है बेटा, इसका बात समझना, ठीक। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा, नेक्स्ट। और देखो क्या दिया है, देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जैसे हो सब गिरने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। और देखो अब 7 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में फटाफट चलते बेटा। कह रहा है कि द 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर एंड आर, क्या बेटा कि एक स्फीयर है छोटा सा और एक स्फीयर बेटा कह रहा है कि बड़ा सा, ये 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ये आर है और ये आर है ना, और दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी वो बराबर है, ये सिग्मा इस पर भी है सिग्मा इस पर भी है, लेकिन इस पर चार्ज कैपिटल क्यू है, इस पर स्मॉल क्यू है। ओके, अब क्या कर रहा है कि ये हालो 2 कॉन्सेंट्रिक हालो स्फीयर है। अच्छा, अब आदमी पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। अब क्या बेटा कि इसे जो कॉमन सेंटर है ना, यहाँ पर V का मान बताओ, अब V की वैल्यू बतानी बेटा ना, V क्या है एट सेंटर,
एट सेंटर, सेंटर पर v की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये बताना है आपको। चलिए अगर देखना बेटा कैसे करेंगे। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, यदि कॉमनली देखा जाए तो पोटेंशियल पावर क्या होता है बेटा, v बराबर मैं कहूँ तो कहेंगे कि एक r छोटा वाले का कर दीजिए v1 और एक बड़ा वाले का कर दीजिए, यानी कि दोनों के कारण पोटेंशियल होगा। और जानते बेटा कि जो इस हॉलो स्फीयर होता है उसके अंदर हर बिंदु पर पोटेंशियल एक ही होता है। तो ये v1 के अंदर का पोटेंशियल जो भी होगा वो बराबर होगा, और v1 के ऊपर यानी कि ये जो बीच वाला है इसके अंदर का पोटेंशियल हर जगह एक ही होगा। सेंटर पर दोनों के सम के बराबर होगा। बातों को समझना ठीक से। अच्छा, बहुत ही बेसिक में जाना हो कि हॉलो स्फीयर होता ही क्या है, कैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है। जानते बेटा ये हॉलो स्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित आता है। तो अब बेटा और चलो, अब v का मान हमको निकालना है, तो हम v1 पर छोटे वाले का पहले देख लिया, तो छोटे वाले का करो बेटा, छोटे वाले का कर दो। तो क्या करोगे छोटे वाले के लिए, v1 का मान रखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये छोटा वाला है ना q अपान इसका रेडियस प्लस बड़ा वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बड़े वाले का चार्ज कितना है कैपिटल Q, रेडियस कितना बेटा r है। कोई दिक्कत नहीं। आओ अब इसके बाद क्या करोगे, अब आपको ऑप्शन जो देख रहे बेटा चार आपके पास पेपर होगा बेटा, आपके पास में पेपर नहीं होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में से पेपर आप निकाल लीजिएगा, और जो चैनल का कॉमन ग्रुप है बच्चों ऑनलाइन वाले बच्चों का उसमें पेपर है। तो चौथा अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ऑप्शन दिया है सिग्मा के फॉर्म में, जो ऑप्शन दिया है वो सिग्मा के फॉर्म में दिया हुआ है। यानी पहला ऑप्शन क्या दिया बेटा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, दूसरा ऑप्शन दिया बेटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में फिर दिया है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इस तरह का मतलब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिर आप देखो बेटा अब आपको सिग्मा के फॉर्म में यहाँ तक पहुँचे वाले इक्वेशन में, तो जब आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब सिग्मा के फॉर्म में आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि सिग्मा के फॉर्म में हम इसको कैसे लावें। तो सिग्मा के अब देखो हम लाने जा रहा हूँ, देखो सिग्मा के फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है बेटा r, क्यू बाई r है ना। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे नीचे और ऊपर r से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मान में तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, और चलो फिलहाल अब यहाँ पे देखो ठीक यही काम मैं यहाँ कर दूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपान r है, और नीचे ऊपर हम r से मल्टीप्लाई करते हैं तो मान में कोई अंतर पड़ेगा नहीं। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी बराबर क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, नीचे ये इतना हम एक साथ ले लें, ये इतना एक साथ लो, देखो क्या बन रहा है। तो v बराबर 1/4 पाई दोनों में है बेटा, हम इसको पहले बाहर निकाल दें, नहीं रहने दो, इसे अंदर ही रहने दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q और r स्क्वायर है ना, तो q अपान बना r स्क्वायर बना, और एक r ऊपर छूट गया, अभी हो गया। चलो आओ अब देखो फिर प्लस यहाँ पर भी वही काम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बना q अपान कैपिटल R स्क्वायर, और एक r बाहर कर दो। अच्छा अब जा बताओ कि यह इतने को क्या कहोगे, ये नीचे डिनोमिनेटर को क्या कहोगे। 4 पाई R स्क्वायर बराबर क्या होता है सरफेस एरिया। तो अब जब ये नहीं मालूम रहेगा ना तो ये पता चला कि यहाँ तक पहुँच भी गए और उसके बाद भी आंसर नहीं निकल पा रहा है, तो मैथ की नॉलेज बेटा होना ज़रूरी है यहाँ पर। चलो देखो अब ये 4 पाई R स्क्वायर को सरफेस एरिया होती है, तो अब ऊपर क्या हुआ Q ऊपर बचा है, R बचा हुआ है, नीचे क्या आया A आ गया। चलो इधर आ जाओ, ये भी क्या हुआ, इतना क्या हुआ सरफेस एरिया। तो देखो बेटा अब क्या बना, यहाँ पर कौन सा कैपिटल Q हो गया, R हो गया, नीचे क्या आया एरिया। अब ये कौन सी एरिया, पहले वाले की एरिया, ये कौन सी एरिया, ये कौन सी एरिया, दूसरे वाले की एरिया हुआ। अच्छा और कह रहा है कि सिग्मा दोनों का बराबर है ना, सिग्मा दोनों का बराबर बोला है, तो v बराबर इसका मतलब कितना हुआ, ये पहले वाले का सिग्मा हो गया, इसी को सिग्मा बोला है तो सिग्मा है, तो सिग्मा r हो गया, हुआ प्लस हुआ बेटा। हाँ अब ध्यान देना, इसमें एप्सिलॉन बाहर निकलेगा ना, 4 पाई R स्क्वायर होता है ना, एप्सिलॉन नहीं होता बेटा। तो एक काम कर लिया जाए कि बेटा इसको हम एप्सिलॉन निकाल दे तो अच्छा रहेगा ना। तो चलो बेटा यहाँ पे एप्सिलॉन लगा लो, नीचे लगा लो, बाहर निकाल देना, और यहाँ पर बेटा निकाल देना बाहर, इसको हो गया। चलो अब ये भी एक किसके बराबर हो गया, ये सिग्मा हो गया।
चलो अब क्या आ गया, ये सिग्मा आया और हाँ एप्सिलॉन आया। और चलो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन। ओके चलिए अब फिर देखो क्या मिला, फाइनली क्या पा गए, तो v बराबर पा गए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और r प्लस r। दिस इज द आंसर। फंटास्टिक। तो इतना जब आपके पास में, देखो बेटा क्वेश्चन को देखना, मैं जैसे मान लो, ठीक बेटा। तो अब जैसे अचानक बात तो समझिएगा कि अभी मान लो क्वेश्चन है बेटा, तो आपका सॉल्व करने के पहले ना बेटा, आपका सॉल्व करने के पहले देखिए मैं इसी पेपर पर सॉल्व कर दिया हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक, एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन का आंसर मिला लेता हूँ, कहाँ आंसर सही है कहाँ गलत है, आंसर जो दिया गया वो सही है कि नहीं सही है। यदि कहीं नहीं सही है तो उसको पहले ही लिख देता हूँ कि ये रॉन्ग है, यहाँ पर ये नहीं है, ये होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर आपके पास पेपर लाने के पहले आपको ये देखता है, टाइम देता है, तब आपके पास में कोई भी चीज़ आती है, वो यूँ ही नहीं आ जाती है कोई भी चीज़। और चैनल को आप कितना मतलब कितने लोग तो ऐसे हैं कि जो पढ़ते हैं। अभी मैं देख रहा था एक दिन अपने चैनल में बेटा, तो एनालिस्ट में देख रहा था, एनालिसिस देख रहा था उसी पे चैनल की, तो 75% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, केवल 25% लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और 2% लोग लाइक करते हैं, बाकी लोग देख के निकल देते हैं। इसलिए कभी कभी चैनल पे आपको अच्छा देखिए बेटा कि ये जैसे कि यहाँ से ऐसा नहीं है कि हमको इस चैनल का आप देख रहे हो तो यहाँ पर कोई पेमेंट मिलता है, हमको कोई पेमेंट नहीं मिलता। नेट का जो खर्चा है, लाइट का जो खर्चा है, सब कुछ मैं अपने पास बियर कर रहा हूँ। ठीक, तो इसीलिए कभी कभी होता क्या है कि जब आप स्टूडेंट्स लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में रुचि नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते, तो एक टीचर क्यों वीडियो को डालेगा। इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं मुझे मालूम है, पता है, लेकिन वीडियो नहीं डालते। वो क्या करते हैं, 2 मिनट का रील बनाते, तो बैंड बाजा बजा दे, आनंद लो म्यूजिक आता था, देख रहे। हाँ, आनंद ले म्यूजिक का। हो गया बेटा। तो फिलहाल थोड़ा आवाज़ कम हो, क्लियर है बेटा। तो अच्छा, तो मैक्सिमम कोशिश रहना कि मैक्सिमम आंसर इसमें से याद है बेटा, बहुत अच्छा रहेगा। अब ये सब सारी चीज़ें करना, जैसे मान लो ठीक है, अब हम यहाँ तो बता दे रहे हैं कि बेटा ऐसे करो तो इस फार्म में आएगा। अब वहाँ पर जैसे मान लो ये पहली बार यदि क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वहाँ पर दिमाग नहीं काम करेगा, यार क्या करूँ, इस फार्म में कैसे लाऊँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, बार बार मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। चलो बेटा 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, आ जाओ। तो अब फिर मैं घबराना मत बेटा, ये सारे 90 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, तो थोड़ा सा जल्दी है तो निकलना है। ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन। हो सकता है कि इसी में से सारे क्वेश्चन फंस जाए, मैग्नेटिज्म भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो सारे सब सॉल्व है। इस पेपर का सॉल्व जरूर देख लीजिएगा, हमारे रिक्वेस्ट बेटा जरूर देख लीजिएगा ना, हाँ जरूर देखना। फिलहाल आज मैं अभी और 2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ फटाफट। तो चलिए कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, 7 नंबर 8 नंबर पर चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, फटाफट चलते। देखो बेटा कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू द हेमिस्फीयर सरफेस ऑफ रेडियस आर लेट इन सो मच फील्ड। छोटा ये क्या कह रहा बेटा कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेमिस्फीयर सरफेस है और रेडियस आर है, प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ इट्स सर्कुलर सरफेस। देखो बेटा जो एक हेमिस्फीयर बनाया हुआ है और एक हेमिस्फीयर है, स्फीयर का बताओ आधा पार्ट हेमिस्फीयर है, मीन्स ऐसे। ओके बेटा, तो कह रहा है कि इस तरह से हाँ, और अब इसकी एक्सिस कहाँ पर, यदि मैं कहूँ कि इसकी एक्सिस कहाँ पर होगी बेटा, तो ये इसकी एक्सिस होगी। तो कह रहा है कि इसकी एक्सिस जहाँ पर है उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यानी कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं कहूँ कि नॉर्मल कहाँ पर होगा, तो आप जानते हो बेटा, कहोगे कि सर नॉर्मल तो यहीं पर होता है, ds वेक्टर ds,
ये तो यहीं पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं पर है, तो नॉर्मल भी वहीं पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं पर है। अब सरफेस एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर है, तो ये सरफेस एरिया यही हुआ, ये सरफेस एरिया हुआ ना। अब मैं कहूँ बेटा ये सरफेस एरिया कितना हुआ, तो सरफेस एरिया बराबर कितना बेटा, ए बराबर हुआ पाई आर स्क्वायर। क्यों, हेमिस्फीयर काटेंगे तो क्या बनेगा, सर्किल बनेगा, और सर्किल का जो एरिया होती है क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पर क्या दिया बेटा, ये दिया है रेडियस दिया है, ये आर दिया हुआ रेडियस। ओके, तो हो गया। चलो अब जानते बेटा कि क्या रहा कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है, हाउ मच फ्लक्स इज द पासिंग। तो हाउ मच फ्लक्स इज द पासिंग, तो क्या करें बेटा, फाई बराबर क्या होता है, जल्दी बोल दो, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है बेटा ई ए कॉस थीटा होता है ना। अच्छा, अब यानी कि फाई बराबर क्या, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। सब याद होना चाहिए, आज के डेट में सब याद होना चाहिए, जो भी मैं लिख रहा हूँ ना बेटा ये सब याद होना चाहिए आपको, फटाफट आप सब लिख डालिए। यदि मान लो इनकेस अभी नहीं ऐसा हो पाया है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, खूब जम के मेहनत कर लो बेटा, 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे 18 घंटे जितना निकाल पाओ टाइम, खूब मेहनत करो। आओ चलो देखो, अब यहाँ पर ये कॉस थीटा हो गया बेटा। अब फाई की वैल्यू रखो बेटा, फाई बराबर ई की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ई ही दिया, मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू रहता तो रख देते यहाँ पर। चलो अब यहाँ पर देखो बेटा ई रख दिया इंटू ए पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो कॉस जीरो, क्यों जीरो, 90 क्यों नहीं बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है। देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, और यही हमारा डी एस है, दोनों के बीच का एंगल होता है। तो थीटा जो एंगल होता है किसके बीच, बिटवीन ई एंड डी एस के बीच का एंगल होता है थीटा। ये थीटा एंगल होता है ना बेटा, वह इनके बीच का, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। ओके, चलो अब जैसे मान लो, फिर आप इसका आंसर बता दूं पहले, तो फाई बराबर कितना हो गया, तो फाई बराबर पाई आर स्क्वायर ई। अब ऑप्शन जो रहेगा तो पाई आर स्क्वायर ई, यानी कि ऑप्शन करो बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो गया पाई आर स्क्वायर ई, मतलब सी ऑप्शन। तो आंसर इज द सी, आंसर इज सी ऑप्शन। देखो अब एक चीज़ और बता दूं आपको, तो बेटा ये आंसर यहाँ पर 2 भी हो सकता है। तो देखो एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 2 पाई आर ई, दूसरा ऑप्शन दिया 2 पाई आर स्क्वायर ई, तीसरा ऑप्शन दिया 4/3 पाई आर क्यूब ई, यानी डिफरेंट टाइप्स। अच्छा अब जैसा समझना बेटा, यदि इस क्वेश्चन में ये दिया होता, यहीं पर ले लो डायग्राम, यदि इस क्वेश्चन में ये दिया होता बेटा, हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज योर फाइनल आंसर, तो योर फाइनल आंसर इज सो मच, आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन आंसर सी। ओके, कम ऑन पॉइंट। अब थोड़ा और बात अब एक्स्ट्रा बता दूं यहाँ पे, मान लो बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होती, कहता कि प्लस एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, और जो हेमिस्फीयर है उसकी एक्सिस वाई पर है, और कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहाँ है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस पर होती, इस दिशा में होती, तो ये डी एस होता, सॉरी बेटा ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे था बेटा। अच्छा डी एस हमारा कहाँ पे था, डी एस तो हमेशा बेटा सरफेस पर ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ हमेशा होता है सरफेस पर। तो यह सरफेस पर हमेशा बाहर की तरफ, तो एंगल कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हुआ। हाउ मच, 90 डिग्री। अब क्या फ्लक्स कितनी हो गई, तो बस देखो बेटा, अब ऐसे करने क्या है ना हमेशा, अब देखो बेटा फाई बराबर कहोगे क्या, फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा, तो फाई बराबर क्या करोगे, ई का मान लो कुछ वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू रखेंगे, नहीं तो ऐसे ही ई ए पाई आर स्क्वायर। अब काश कितना रखोगे, 90 हो गया ना बेटा, तो काश 90 रखोगे, फाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फैंटास्टिक। अच्छा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तिरछा जा रही है, नो प्रॉब्लम, बस तुरंत क्या करोगे, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो यहाँ क्या हो गया बेटा, यहाँ हो गया ई कॉस थीटा, देखोगे एंगल कितना है, और फिर देखो बेटा इस पर क्या आया, इस पर आ गया ई साइन थीटा। अब ई साइन थीटा के वजह से क्या हुआ, 90 डिग्री बनेगा, तो ई साइन थीटा वाला 90 हो गया, 0 हो गया, आएगा किसका, ई कॉस थीटा का। पक्का, तो बहुत आसान है सब कुछ बेटा।
ठीक है, तो चलो यहीं रोकते बेटा, और यहीं रोकते हैं। फिर अब हम कोशिश करेंगे कि कल मॉर्निंग वीडियो डालेंगे आगे, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं रोकने का दिल नहीं कर रहा है, दिल मांगे मोर, लेकिन फिर भी यहाँ रोक रहा हूँ। हाँ, तो समझ सकते हो, कोई ज़रूरत होगी तो रोक रहा बेटा, और घबराने की बात नहीं है। ये सारा क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एक बता दो तुमको कि किस दिन से तुम पाओगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो पाओगे बेटा या लगभग या जो हम लोग का 9 मार्च हुई है बात, थोड़ी वीडियो शूट कर रहा हूँ बेटा, 9 मार्च आज है, तो पाओगे या 17-18 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, रेगुलर में स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊँगा, हमारे लिए पर्याप्त है। अप्रैल में निश्चित पढ़ डालना सब कुछ। तो अभी मार्च में भी अभी हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो 15 दिन तुमको मार्च में मिलेगा और 30 दिन अभी अप्रैल में, 45 दिन मिलेगा। 45 दिन में तो देखो कितना वीडियो पढ़ पाता है, तो लेकिन वीडियो का जितना भी क्वेश्चन दूंगा तुरंत प्रैक्टिस कर डालना। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।